चाय की ट्रे लेकर जाती हुई रिया के पांव एकाएक वहीं ठिठक गए जब उसके कानों में पड़ोस की विमला चाची की आवाज पड़ी, जो उसकी माँ से कह रही थी, अरे विमला, कब तक घर में बिठा कर रखोगी जवान विधवा बेटी को? अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तब तक तू और गोपाल भाई साहब हैं। तब तक तो जैसे तैसे दिन काट लेगी बेचारी। लेकिन माँ बाप जिंदगी भर थोड़े ही साथ देते हैं। और फिर भाई भाभी का क्या पता, अच्छी भाभियां नसीब वालों को ही मिलती हैं। और तेरी रीवा इतनी नसीब वाली होती तो उस बेचारी के माथे पर विधवा का कलंक ना होता। पर दीदी, उस लड़के की एक बेटी है। शादी करते ही मेरी रीवा पत्नी के साथ साथ 5 साल की बच्ची की भी माँ बन जाएगी। सबकी नजर मेरी बच्ची पर ही होगी। फिर वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी? माँ की दुख और निराशा में डूबी आवाज रीवा को भी दुखी कर गई। विमला, मैं समझती हूँ, कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी सौतेली माँ बनकर किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी उठाए। पर जरा शांत दिमाग से सोच, हमारी रीवा विधवा है और हमारे समाज में विधवा विवाह अभी आम बात नहीं है। पुरुष तो बुढ़ापे तक भी विवाह कर लेते हैं, पर यदि स्त्री के माथे पर विधवा की मुहर लग जाए तो उसे तो इंसान होने के अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसकी उस अवस्था की जिम्मेदार वही है। और तो और कितने ही पुरुषों की नजर बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में तू और भाई साहब कब तक उसकी ढाल बने रहेंगे? शादी कर दोगे तो वह सौतेली ही सही, माँ और पत्नी बनकर सम्मान से जी तो पाएगी। कुछ समय के संघर्ष के बाद वही उस घर की मालकिन होगी। फिर सोच, लड़के में भी कोई कमी नहीं है, अभी 30 साल का जवान ही है। 3 साल पहले पत्नी चल बसी तो लोगों के लाख समझाने पर भी शादी नहीं की। पर अब जब माँ भी बीमार रहने लगी तब सबने समझाया अब उस घर में स्त्री का होना कितना जरूरी है। तब जाकर माना दूसरी शादी के लिए। विमला चाची की आवाज में उसके लिए जो फिक्र झलक रही थी, उसके सच और झूठ का प्रमाण तो नहीं था। लेकिन फिर भी वह चाहकर भी रीवा उनकी बातों से असहमत नहीं हो पाई थी। और उसकी माँ ने तो मानो चाची के समक्ष अपने हथियार ही डाल दिए थे। पापा को भी माँ और चाची ने मिलकर समझा लिया। बाल विधवा रीवा अब फिर से सुहागन बनने जा रही थी, पर मन में खुशी की जगह डर था। सुहागिन होने का सुख तो उसने भोगा ही नहीं था, पर अब सुहाग के प्रकाश में सौतेली माँ की काली परछाई भी साथ साथ चलेगी। घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, पर जो चहल पहल, उमंग, उत्साह आमतौर पर ऐसे अवसर पर होता है, वह खोया हुआ था। सभी तैयारियां ऐसे शांतिपूर्वक हो रही थी जैसे कोई अनैतिक कार्य करने की तैयारी हो रही हो। जब तक माँ रीवा की नजर बचाकर उसकी ओर ऐसे देखती जैसे वह उसे बलि के लिए तैयार कर रही हो, अभी उन्हें इस प्रकार कातर नजरों से अपनी ओर देखते हुए रीवा देख लेती तो वो नजरें चुरा कर वहां से हट जाती। पर उनकी आंखों में अपने लिए दया का यह भाव उसे भीतर तक भेद जाता था। वह माँ को समझाना चाहती थी कि वह उसे दया का पात्र न समझे, उसके पुनर्विवाह को अपराध न समझे, पर कह नहीं पाती। कैसे कहती? बचपन से अब तक अभी छोटे बड़े के अंतराल को खत्म ही नहीं कर पाई थी। बेटी तो बन गई, पर कभी अपने मन के उथल पुथल को माँ के सामने नहीं कह सकी। माँ भी तो इतना प्यार करती है, पर कभी उससे खुलकर बयां नहीं करती। न जाने क्यों, पर ऐसा ही है रीवा का रिश्ता अपनी सगी माँ से। अब वह भी माँ बनने जा रही थी, उस बच्चे की जो उस घर में उससे 5-6 वर्ष पहले से ही रहती है, जिसे वह अभी तक जानती नहीं है। यूं तो माँ ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है और परवरिश के साथ साथ धीरे धीरे उसमें अपने संस्कार और गुणों का रोपण करती है। अपनी ममता, दुलार और देखभाल से उसका पोषण करती है, पर उसे तो ये सब करने का अवसर ही नहीं मिला। और किसी अन्य की रोपित पौधे की मालकिन बनकर उसको वृक्ष बनाना है। कैसे करेगी वह ये सब? भीतर ही भीतर इन्हीं जज्बातों से लड़ती रीवा अपने मन के उथल पुथल को अपने आप में समेटे आंखों में बिना रंगीन सपने सजाए दुल्हन बन गई और रातों रात रिश्तों का एक लंबा अंतराल पार कर लिया। कल तक अपने घर में सिर्फ बेटी और बहन के रिश्ते से अलंकृत
रीवा 7 फेरे खत्म होते होते कई रिश्तों की सीढ़ी चढ़ गई थी। भोर की पहली किरण के निकलने से पहले ही वह पत्नी, बहू, भाभी आदि बनने के साथ माँ की गरिमापूर्ण पदवी से सजा दी गई। किंतु इस उपाधि की खुशी नहीं, भय था। साथ ही अपने विधवापन के दोषों को दूर करने के लिए किए गए समझौतों का दंश जो उसको अंदर तक कचोट रहा था। अपने घर की मान मर्यादा को बनाए रखने तथा किसी को शिकायत का अवसर न देने जैसे तमाम सुझावों, सलाहों, आंसुओं और आशीष के साथ उसकी विदाई हुई। बहू, यह घर अब तुम्ही को संभालना है। मेरा अब क्या ठिकाना है कि कब ऊपर से बुलावा आ जाए। संजीव तो दूसरा विवाह ही नहीं करना चाहता था। सबने बहुत समझाया कि दादी पूरी जिंदगी नहीं रहेगी, बिना माँ के लड़की को कैसे पालेगा। तब जाकर माना है। अब यह दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे पूरी आशा है कि तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी, इसे कोई परेशानी नहीं होने दोगी। सासू माँ के अपने तो भरे शब्दों से रीवा को हिम्मत मिल गई। उसका मन हुआ कि वह उनसे अपने मन का सारा डर कह दे, पर साहस नहीं जुटा सकी। बस हाँ में सिर हिलाकर इतना ही कह सकी, आपके आशीर्वाद की छाया में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई भी परेशानी न हो। कविता जी बहू की मधुर आवाज सुनकर खुश हो गई और मन ही मन खुश होती मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। जैसे तैसे रात होती जा रही थी। रीवा की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे पता है कि संजीव भी आते ही सबसे पहले उसे अपनी बेटी दिव्या का ही जिक्र करेगा और उम्मीद करेगा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊं। पर कैसे? क्या मेरे आश्वासन देने मात्र से उसे विश्वास हो जाएगा? यदि नहीं तो मेरे कुछ भी कहने का क्या लाभ? क्यों ना सब समय पर ही छोड़ दिया जाए। समय से बड़ा और कोई शिक्षक नहीं होता। समय और परिस्थितियां मनुष्य को जिस मजबूरी से सिखा सकती हैं, वो कोई व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सिखा सकता। सोचते सोचते विवाह की न जाने कितनी रस्मों से थकी रीवा कब नींद की आगोश में समा गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह के समय रीवा अलमारी में कपड़े रखने में व्यस्त थी। तभी उसे एहसास हुआ शायद पीछे कोई है। वह मुड़ी तो देखा, दरवाजे पर स्कूल की ड्रेस पहनी, बाल बिखरे हुए, हाथ में कंघी और रबड़ लिए सहमी सी दिव्या खड़ी थी और वह डरी डरी सी रीवा की ओर देख रही थी, पर न तो अंदर आ रही थी और न ही कुछ बोल रही थी। रीवा ने अलमारी बंद करते हुए कहा, आओ, अंदर आओ। आओ ना, वहां क्यों रुक गई? वह धीरे धीरे भीतर आई और बेड के पास चुपचाप खड़ी हो गई। रीवा समझ गई कि वह बाल बनवाने के लिए आई है, परंतु वह देखना चाहती थी कि वह खुद बोलती है या नहीं। इसलिए वह व्यस्त होने का दिखावा करती हुई कभी बिस्तर ठीक करती तो कभी टेबल साफ करने लगती। पर दिव्या चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तो रीवा ही बोल पड़ी, आप कुछ बोलो तो दिव्या, कुछ काम है। वह बेटा बोलना चाहती थी, पर न जाने क्यों अजीब महसूस हुआ और जुबान अपने आप ही रुक गई। बेटा शब्द उसके लिए अजनबी जो था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जुबान पर न आ सका। आंटी, दादी कह रही थी कि आपसे चोटी बनवा लूं। दिव्या डरते हुए बोली, तो ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है, आओ मैं बना देती हूँ। उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए रीवा बोली। चोटी बनाकर उसके कोमल किंतु खुश्की से रूखे गालों को देखकर रीवा बोली, चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, देखो त्वचा कितनी रूखी हो गई है। कहते हुए उसने लोशन निकाल कर उसके चेहरे और हाथों पर अच्छी तरह से लगाया, फिर उसके होठों पर बाम लगाया और पूरी तरह तैयार करके उसे भेज दिया। रीवा का यह अपनापन पाकर दिव्या मन ही मन खिल गई, परंतु बाल सुलभ संकोच और अनजानेपन के कारण कुछ न कह पाई। उसके चेहरे के परिवर्तन को संजीव ने भी महसूस किया। अब रोज ही दिव्या रीवा के पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाया करती। पहले शुरू शुरू में दरवाजे पर ही तब तक खड़ी रहती जब तक कि रीवा उसे भीतर आने को न कहती। फिर धीरे धीरे भीतर आने लगी, लेकिन तब तक नहीं बोलती जब तक उसे रीवा पूछती नहीं। जब से वह रीवा से बाल बनवाने लगी, तब से उसकी कोमल त्वचा की भी देखभाल हो जाती थी। पहले उसके गाल फटे फटे से रहते थे, उनमें रूखेपन से खिंचाव के कारण दर्द भी होता था। कभी कभी होठ भी फट जाया करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता था। कक्षा में उसके सहपाठी मित्र उसे
पहले चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसको जिज्ञासु नजरों से देखते, उसके आए बदलाव का कारण जानना चाहते थे। अध्यापिका ने भी उसे स्वच्छ और इस्त्री की हुई ड्रेस पहनकर आने के लिए उसे चॉकलेट दिया। तब उसको अपनी नई आंटी पर गर्व हुआ था। घर आकर उसने खुशी खुशी दादी को बताया। अब वह कंघी लेकर कमरे के गेट पर नहीं खड़ी होती, बल्कि बिना डरे सीधे कमरे में आकर रीवा के हाथों में कंघी दे देती। रीवा ने उसका लंच बॉक्स उसके बैग में रखा और रसोई में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी वह एक हाथ से कंघी और रबड़ तथा दूसरे हाथ में जूते लिए उसके सामने आ खड़ी हुई। रीवा ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर कतराकर बगल से निकल गई। आंटी, मेरी चोटी बना दो। रीवा को अपनी ओर ध्यान न देते देख दिव्या साहस करके धीमी आवाज में बोली। रीवा रुक गई और पलटकर देखा। उसके मायूस चेहरे को देखकर उसका मन हुआ कि उसको बाहों में भर ले, पर एक क्षण सांस लेते हुए अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सपाट स्वर में बोली, मेरी एक शर्त है, प्रॉमिस करो, मानोगी? तो बनाऊंगी चोटी। रीवा की बात सुनकर संजीव चौंक गया। अखबार से नजरें हटाकर अकस्मात रीवा के चेहरे पर टिक गई। ठाकुर जी को नहलाते हुए सासू माँ के हाथ रुक गए। दोनों के मस्तिष्क में एक साथ ख्याल आया, आखिर शुरू कर दिया अपना सुतीलापन दिखाना। प्रॉमिस? तभी दिव्या बोली, ओके, तो प्रॉमिस करो कि आज से तुम मुझे आंटी नहीं बोलोगी। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए रीवा बोली, ठीक है आंटी जी, प्रॉमिस करती हूँ। दिव्या इतनी मासूमियत से बोली कि एक साथ संजीव और सासू माँ की हंसी छूट गई, पर दोनों ने अपनी आवाज दबा ली। अच्छा जी, प्रॉमिस भी कर रही हो और आंटी जी भी बोल रही हो? उन दोनों से अनजान रीवा मीठी सी झिड़की देते हुए बोली। थोड़ा सोच विचार कर दिव्या ने पूछा मासूमियत से। दिव्या ने कहा, तो क्या बोलूं? मम्मी, मम्मी बोलोगी? तभी मैं आपके काम करूंगी। आप ही सोचो ना, किसी की आंटी क्या रोज रोज किसी बच्चे को तैयार करती है? नहीं ना, सबकी मम्मी अपने बच्चों को तैयार करके भेजती है। मैं भी वैसे ही भेजूंगी तुम्हें। फिर आप मम्मी क्यों नहीं बोलती? उसने दिव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेराते हुए कहा। पर मेरी मम्मी तो भगवान जी के घर चली गई है ना, तो मैं आपको कैसे मम्मी बोलूं? क्योंकि भगवान जी ने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। वो मुझसे कह रहे थे कि दिव्या को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें उसके पास होना चाहिए। यह सुनकर दिव्या खुश हो गई। क्या अब भी आप मुझे आंटी बोलोगी? रीवा दिव्या के मासूम चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए बोली। उसकी इस बात को सुनकर कविता जी ने ठाकुर जी के चरणों में माथा टेक कर धन्यवाद दिया। संजीव ने गहरी सांस लेकर कुछ ऐसे श्वास छोड़ा मानो अब तक की सारी चिंताओं को बाहर निकाल दिया हो, और मुस्कुराता हुआ दोबारा अखबार में नजरें गड़ा ली। फिर दिव्या बोली, फिर तो मैं आज अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरी मम्मी वापस आ गई है। दिव्या खुशी से चहकती हुई बोली। फिर रीवा ने पूछा, अच्छा, तो अब तक आपने क्या बतलाया था अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में? रीवा ने उसके कोमल गालों को प्यार से खींचते हुए पूछा। फिर दिव्या ने अपराधी की तरह सिर झुका दिया। कोई बात नहीं, आ जाओ, आपकी चोटी बना देती हूँ, जूते भी पॉलिश करने हैं। रीवा कहते हुए उसका हाथ पकड़े कमरे में चली गई। संजीव और कविता जी की यह चिंता दूर हो गई थी कि नहीं वो पता नहीं दिव्या को प्यार करेगी या नहीं। दोनों ही रीवा से खुश थे। उसने दिव्या की पूरी जिम्मेदारी पूरी कुशलता से संभाल ली थी। उसे पढ़ाना हो या उसके साथ खेलना, उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी पूरा ख्याल रखती। साथ ही सास की सेवा में भी कोई कमी नहीं आने देती थी। संजीव भी अब रीवा की खुशियों का पूरा ध्यान रखने लगा था। इस बीच रीवा अपने मायके भी जाकर आ गई थी। माँ ने सबसे पहले दिव्या के बारे में ही पूछा था, और जब उसने माँ को सब कुछ बतलाया तो वह भी चिंता मुक्त हो गई। आज घर में चहल पहल रोजाना की अपेक्षा अधिक थी। 2 बज चुके थे। दोपहर का समय था। रीवा अभी भी रसोई में व्यस्त चल रही थी। संजीव की बड़ी बहन स्नेहा आज अपने दोनों बच्चों के साथ घर आई हुई थी। दिव्या स्कूल से आते ही बिना कपड़े बदले वर्षा और विजय के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। काम में व्यस्त होने के कारण रीवा ने ध्यान नहीं दिया कि आज किसी ने दिव्या के हाथ मुंह धोकर उसके कपड़े नहीं बदलवाए हैं।
वह तो सोच रही थी कि मम्मी जी उसे व्यस्त देखकर खुद ही उसके कपड़े बदल देंगी। वह तो बस भाग भाग कर कभी ननंद जी की, कभी उनके बच्चों की, तो कभी सासू माँ की फरमाइशें पूरी करने में लगी हुई थी। पर दिव्या को खाना खिलाना नहीं भूली, इसलिए खाना लेकर कविता जी के कमरे में पहुंच गई। दिव्या खेल में खोई हुई थी। स्नेहा माँ से बातें कर रही थी, पर उसे देखते ही चुप हो गई। रीवा को थोड़ा अजीब सा जरूर लगा, पर उसने इधर उधर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दिव्या को स्कूल के कपड़ों में देखकर बोली, आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? चलो आओ, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, फिर खाना खाने के बाद खेलना। कहती हुई वह उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो रीवा? वो अपने कपड़े खुद ही बदलती है क्या? अपने आप ही हाथ मुंह धोती है? मेरी बेटी उससे 1 साल बड़ी है, पर आज भी मैं उसके सारे काम खुद ही करती हूँ। और तुम? स्नेहा ने जानबूझकर बात को अधूरी छोड़ दिया। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि मम्मी जी ने कर दिया होगा, स्नेहा बोली। अब भी मम्मी जी ही करेंगी, स्नेहा गुस्साते हुए बोली। उसने जो आधा वाक्य बोला, रीवा के आहत हृदय ने उस वाक्य को पूरा कर लिया। अब भी मम्मी जी ही करेंगी, तो तुम क्या करोगी? वह बिना कुछ जवाब दिए दिव्या को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें भर आई। दिव्या उसकी आंखों में आंसू न देख ले, इसलिए उसे कमरे में छोड़कर वह जल्दी से बाथरूम में चली गई। एकांत का अभाव पाकर आहत दिल के नियंत्रण को खो दिया और आंसुओं का सैलाब पलकों का बांध तोड़कर बह निकला। मम्मी जल्दी करो, मुझे वर्षा दीदी के साथ खेलना है। रीवा आंसू पोंछती हुई बाथरूम से बाहर आई और उसके कपड़े बदले, हाथ पैर मुंह धुलवा कर उसे खाना खिलाया। इंसान को राह चलते यदि किसी पत्थर से ठोकर लग जाए, तो वह या तो उस पत्थर को वहां से उखाड़ फेंकता है या उससे बचकर निकल जाता है, किंतु रिश्तों में अक्सर ऐसा करना संभव नहीं होता। दर्द देने वाले रिश्तों को न चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए निभाना पड़ता है। उन्हें ना तो उखाड़ कर फेंका जा सकता है और ना ही उनसे बचने के लिए दूर हुआ जा सकता है। ऐसी ही कुछ स्थिति रीवा की भी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ननंद अपनी माँ को भड़काने का प्रयास कर रही है। वह अपनी मम्मी के समक्ष यह सिद्ध करना चाहती थी कि रीवा दिव्या के प्रति लापरवाह है। फिर भी उसे हंसते हुए ही सेवा करनी पड़ी, परंतु उसे खुशी हुई थी जब मम्मी जी की आवाज कान में पड़ी, चुप रह स्नेहा, फिजूल की बातें मत कर। रीवा दिव्या का बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपनी बेटी का रखती है। तू तो यहाँ रहती ही नहीं, फिर कुछ ही घंटों में तूने वो देख लिया जो मेरी अनुभवी आंख आज तक नहीं देख पाई। रीवा इतना सुनकर रसोई में चली गई। उसे संजीव के लिए चाय बनानी थी और वो अब इससे ज्यादा कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। खुशी के मारे उसका मन मानो हवा में उड़ रहा था। मम्मी जी के लिए उसके मन में सम्मान और बढ़ गया। स्नेहा अपने पति और बच्चों के साथ दिन भर रही। रीवा ने उसकी खूब सेवा सत्कार किया। अब उसे स्नेहा से कोई शिकायत नहीं थी। उसने एहसास भी नहीं होने दिया कि उसने कुछ सुना है या महसूस भी किया है। जाते समय स्नेहा और उसके पति ने भी रीवा की प्रशंसा की और अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके और पापा के साथ, प्लीज। रीवा को सूटकेस में कपड़े रखते हुए देखकर दिव्या ने जिद करते हुए कहा, बेटा आप नहीं जा सकते, हम काम से जा रहे हैं और जल्दी से वापस आ जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, कहते हुए संजीव ने दिव्या को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर की ओर चला गया। जाते हुए दिव्या रीवा को उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। उसकी मासूम आंखों में झिलमिलाते मोती रीवा को भीतर तक नम कर गए। उसका रुआसा उदास सा चेहरा उसकी ममता को झंझोर गया था। उसको जब से पता चला था कि उसके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, तब से वह लगातार साथ जाने की जिद कर रही थी। संजीव को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ जाना था। यह सुनते ही मम्मी जी बोल पड़ी, बहू को भी ले जा, 1 आध हफ्ते के लिए घुमा ला। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों कहीं भी नहीं गए हो, अलग से ज्यादा छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी।
माँ जी ने कहा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। संजीव ने भी मम्मी की बात मानकर अपने 2 दिन के टूर को एक हफ्ते का कर दिया था। 2 दिन में ऑफिस का काम खत्म करके फिर रीवा के साथ घूमने का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया। उसे अपना सामान रखने को कहा, परंतु यह सुनते ही रीवा ने कहा था, दिव्या कैसे रहेगी हमारे बिना? उसे भी तो साथ ले चलते हैं, उसे मम्मी संभाल लेगी। अब तक भी तो वही संभालती आई है ना। तुम फिक्र मत करो, कहकर संजीव ने रीवा को चुप करा दिया। पर अब दिव्या की वो विनीत आंखें रीवा की ममता को झंझोरने लगी थी। उसे महसूस हुआ जैसे सिर्फ दिव्या ही नहीं, वह भी उसके बिना नहीं रह पाएगी। फिर रीवा कुछ उदास सी हो गई। वह कपड़े ज्यों के त्यों छोड़कर कमरे से बाहर आ गई, पर हॉल में संजीव नहीं मिला तो मम्मी जी के कमरे में चली गई। मम्मी जी, आप समझाइए ना उन्हें, दिव्या को भी अपने साथ ले चले, वो रो रही है। मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती मम्मी, कहते हुए रीवा ने कमरे में प्रवेश किया। बच्ची है, अभी तुझे देखकर जिद कर रही है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी जिद तुम मान लोगी, पर तुम्हारे जाने के बाद शांत हो जाएगी। वहां भी बच्ची को संभालती रहोगी तो क्या फायदा होगा तुम्हारे जाने का, बताओ? कविता जी ने उसे समझाया। पर मम्मी जी, मेरा भी कहाँ उसके बिना मन लगेगा। 2 दिन ये ऑफिस के काम में व्यस्त रहेंगे और मैं अकेली वहाँ होटल के कमरे में बोर होती रहूंगी, तो दिव्या के साथ घूम फिर कर मन लग जाएगा। प्लीज मम्मी, आप समझिए या फिर मना कर दीजिए, हम कभी और चले जाएंगे। कविता जी समझ गई थी कि रीवा दिव्या के बिना जाना नहीं चाहती, इसलिए जब संजीव अपनी बेटी को बहलाकर घर वापस आया, तब तक तीनों लोगों के कपड़े सूटकेस में रखे जा चुके थे। दिव्या खुशी से पूरे घर में चहक रही थी। संजीव ने मानो दोनों के एकांत में खलल पड़ जाने की प्यार भरी शिकायत आंखों ही आंखों में रीवा से की हो। दिव्या खुशी से पूरे घर में थिरक रही थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। अचानक रसोई में काम करती रीवा की इंद्रियां सतर्क हो उठी, जैसे उसे दिव्या की आवाज सुनाई पड़ी। दादी, एक बात पूछूं? दादी, सौतेली क्या होता है? क्या कोई मम्मी सौतेली होती है? दिव्या हॉल में कविता जी से पूछ रही थी। उस मासूम को क्या पता था कि इसके इन शब्दों से किसी की ममता छलनी हो सकती है। उसे तो जब उसके दिल में संजीव की माँ की छवि पर, उसके अस्तित्व पर यह शब्द प्रहार करता प्रतीत हुआ, तो उसने सही जवाब पाने की उम्मीद में पूछ लिया, तुमसे किसने कहा? कहाँ से सीखती हो यह सब? कविता जी झिड़कती हुई बोली, मैं नहीं सिखाती, वो विजय भैया और वर्षा दीदी कह रहे थे। उस दिन उसने मासूमियत से सफाई दी। क्या कह रहे थे वो कह रही थी कि मेरी मम्मी सौतेली है। मैंने पूछा सौतेली क्या होती है, तो कहने लगी कि बुरी मम्मी को सौतेली मम्मी कहती हैं। वो कभी प्यार नहीं करती और हमारी असली मम्मी नहीं होती। मेरी मम्मी तो बुरी नहीं है ना दादी, फिर वो तो सौतेली भी नहीं है ना। दिव्या तो जैसे अपने ही भीतर के द्वंद से छुटकारा पाना चाहती थी। मेरी गुड़िया, तुझे तेरी मम्मी कैसी लगती है? कविता जी ने पूछा। बहुत अच्छी है वो, मुझे कितना प्यार करती हैं। पापा मना करते थे, फिर भी मम्मी मुझे अपने साथ लेकर जा रही हैं, उसने मासूमियत से कहा। फिर तो खुद ही सोच, वो सौतेली कैसी हो सकती हैं? जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे बोल दिया कर कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, उनसे अच्छी मम्मी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। विजय और वर्षा को तो मैं डांट लगाऊंगी, फिर वो ऐसा कहना भूल जाएंगे, कविता जी ने उसे समझाती हुई कहा। रीवा अपने गालों पर ढुलक आए आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए लंबी श्वास छोड़ते हुए अपने आप से ही बुदबुदाई, पता नहीं यह कलंकित शब्द जीवन में कभी पीछा छोड़ेगा या नहीं। घर के खुशनुमा वातावरण में कुछ पल के लिए निरस्ता व्याप्त हो गई थी। कविता जी मन ही मन क्रोध से आग बबूला हुई जा रही थी कि अपनी बेटी स्नेहा ही अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करती होगी, तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे थे। वह भीतर ही भीतर अपने क्रोध को पीने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि संजीव रीवा और दिव्या के साथ चला जाए, स्नेहा से फिर बात करती हूँ। कुछ समय बीता और वह घड़ी भी आ गई। रीवा ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
संजीव ने माँ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। दिव्या ने चहकते हुए खुशी खुशी दादी को पप्पी देकर बाय बाय किया। कविता जी ने घर की फिक्र भूलकर हफ्ते भर आनंद पूर्वक बिताने के लिए सलाह देते हुए अपना ध्यान देने को कहकर उन्हें विदा किया। खाली घर उन्हें जैसे काटने को दौड़ रहा था। संजीव ने कहा था कि स्नेहा दीदी को बुला लेना, पर बेटी के प्रति उनका क्रोध उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। नहीं पता था कि रीवा के कहने पर संजीव ने पहले ही स्नेहा को फोन करके माँ के पास रहने के लिए कह दिया था। इसलिए थोड़ी ही देर में स्नेहा का फोन आया कि वह कल बच्चों के साथ आ रही है। यह पूरा हफ्ता स्नेहा, विजय और वर्षा के साथ खुशी खुशी बीत गया। कविता जी ने बेटी को प्यार से समझाया भी कि बच्चों के सामने कभी रीवा के लिए सौतेले शब्द का प्रयोग न करें। अपनी बहू की तारीफ करते हुए उनके लिए मन में किसी भी दुर्भावना को न रखने की सलाह दी। स्नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है बाबा, गलती हो गई, अब नहीं कहूंगी तुम्हारी बहू के लिए कुछ भी। वैसे वो भी अच्छी हैं, ये मैं भी जानती हूँ। पहले थोड़ा डर था पर अब नहीं है। कहते हुए स्नेहा ने बात खत्म कर दी। संजीव रीवा और दिव्या के साथ वापस आ गया। रीवा सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। स्नेहा भी उससे मन ही मन खुश थी, पर न जाने क्यों उसके समक्ष उसकी तारीफ करने से उसका अहंकार आहत हो रहा था। संजीव ने वापस आने के अगले दिन ही स्नेहा और बच्चे अपने घर चले गए। जल्दी जा बहू, स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, वहाँ किसी को न पाकर बच्ची घबरा जाएगी। कविता जी रीवा के हाथ से चाय लेते हुए बोली। जी मम्मी जी, जा रही हूँ, मैं रिक्शा ले लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कहती हुई वह जल्दी जल्दी पैरों में घर की चप्पल डालकर दिव्या को स्कूल से लाने के लिए चल दी। आज दिव्या को लाने के लिए रीवा घर से निकल रही थी, तभी पड़ोसन की रेखा आंटी और उसकी एक और सखी कविता जी से मिलने आ गई, तो उसे रुकना पड़ा। रीवा उनके लिए चाय बनाने लगी, इसलिए वह भी समय से न जा सकी। अब तक तो स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी होगी। कम से कम 20 मिनट का पैदल का रास्ता है। आज तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। वह लगभग भागती हुई सी जा रही थी। न जाने क्यों उसे घबराहट होने लगी। रो रही होगी छोटी बच्ची, किसी को वहां न पाकर घबरा जाएगी। रीवा मन ही मन बड़बड़ा रही थी, कहीं अकेली ही न आने लगे। हे भगवान, उसे तो रास्ता भी नहीं पता। ऐसा न जाने कितने ही उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। वह इतनी तेज चलने लगी थी कि हांफने लगी। जल्दबाजी में मोटरसाइकिल से टक्कर होते होते बची। देखकर नहीं चल सकती, मरने के लिए मेरी ही बाइक मिली थी क्या? चालक बोला। सॉरी कहकर वह फिर से उसी रास्ते पर तेजी से चल पड़ी। तभी उसे एक साइकिल रिक्शा वाला दिखाई दिया। उसने उसे चलने के लिए पूछा, तो उसने उल्टी दिशा में न जाने की इच्छा जाहिर करते हुए दोगुना किराया मांगा। मुंह मांगे पैसे देकर वह रिक्शे से स्कूल पहुंची। दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। लगभग सभी बच्चे जा चुके थे, बस 2-4 बच्चे ही खड़े थे। वहां दरबान से पूछा तो उसने भी अनभिज्ञता जताई। अध्यापिका को भी कुछ भी पता नहीं था। रीवा को रोना आ गया। मैं अपनी बच्ची को अब कहाँ ढूंढूं? कहीं वह अकेली ही तो नहीं चल दी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने संजीव को फोन किया, फिर अपनी सास को रोते रोते सारी बात बताई। मोहल्ले में यह बात फैल गई। स्कूल से घर तक जाने के सभी रास्ते खोज डाले, पर दिव्या कहीं भी नजर नहीं आई। रीवा बदहवास सी हो चुकी थी। वह न जाने क्यों स्वयं को ही अपराधी समझ रही थी। काश मैं समय से पहुंच जाती तो मेरी बच्ची नहीं खोती। यही उसकी सोच रुकने नहीं दे रही थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। पूरी रात बीत गई पर उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। कविता जी की तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें संभालने के लिए स्नेहा हर पल उनके पास थी। तभी नाते रिश्तेदार घर पर एकत्रित हो चुके थे। सब अपने अपने तरीके से खोज रहे थे, पर उनका कहीं भी अता पता नहीं चला। कब रात बीत गई, कब सूरज निकला और कब सुबह के 10 बज गए, किसी को इसका होश ही नहीं था। अपनी माँ के कहने से रीवा दवाई लेकर कविता जी के पास गई। मम्मी जी, दवाई ले लीजिए। उसके इतना बोलते ही स्नेहा ने हाथ से पानी का गिलास झटके से ले लिया और उसी तेजी से दूसरे हाथ से दवाई ले ली।
उसका यह बदला हुआ रवैया और उसे देखकर भी कविता जी ने कुछ न कहा। सब देख रीवा को भीतर तक हिला दिया। उसे अब सभी का बर्ताव बदला बदला सा नजर आ रहा था। सभी की नजरें उसे शक की निगाहों से देख रही थी। अब उसे महसूस हुआ कि रात से ही संजीव ने भी उससे कोई बात नहीं की थी। कल तक उस पर प्यार लुटाने वाला परिवार आज पराया लग रहा था। वापस कमरे में आकर माँ से लिपट कर वह फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा बेटा, हिम्मत रख, दिव्या मिल जाएगी। माँ ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए प्रयास किया। माँ, मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, रोते हुए रीवा बोली। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी फोन की घंटी बज उठी। वे हॉल की ओर दौड़ पड़ी। सभी को इंतजार था कि अगर किसी ने किडनैप किया है तो फोन अवश्य आएगा, पर माँ का हृदय न जाने कितनी आशंकाओं से घिरा हुआ था। सब इंस्पेक्टर की ओर देख रहे थे कि फोन उठाए या नहीं। तभी बेतहाशा भागती हुई रीवा ने फोन उठा लिया। हेलो। फोन टैप कर रहे इंस्पेक्टर ने उसे देर तक बात करने का संकेत दिया। उधर से आवाज आई, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वो सब दूंगी, प्लीज मेरी गुड़िया को छोड़ दो। कहते हुए रीवा फूट फूट कर रो पड़ी। संजीव ने उसके हाथ से फोन ले लिया। हेलो। उसके इतना बोलते ही दूसरी ओर से फोन कट गया। किडनैपर बहुत चालाक है। उसने जल्दी से फोन काट दिया ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। इंस्पेक्टर ने कहा। संजीव रीवा की ओर देखने लगा। फिर न जाने क्यों सोचकर उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गया और बेड पर बैठाते हुए कहा, मम्मी की तबीयत पहले से ही बहुत खराब हो चुकी है, अब तुम अपनी तबीयत भी मत खराब कर लेना, संभालो अपने आप को। सभी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद रखो, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। अचानक रीवा को मानो किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। आपकी बेटी? संजीव, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? ऐसा मतलब नहीं था, कहकर वह बाहर जाने लगा। मुझसे क्या गलती हो गई संजीव? क्यों सबकी नजरें बदल गई? मेरी भी तो बेटी किडनैप हुई है, रीवा रोती हुई बोली। पर संजीव बिना कुछ जवाब दिए ही बाहर चुपचाप चला गया। फिर अचानक रीवा की छठी इंद्री जागृत हो उठी। उसके फोन उठाते ही किडनैपर को कैसे पता चला कि उसकी बेटी को उसने किडनैप किया है? उसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। रीवा उस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगी। कहाँ सुनी है उसने यह आवाज? पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दिन बीतता जा रहा था पर दिव्या का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। एक बार और फोन आया। तब किडनैपर ने 20 लाख रुपए की मांग की। अब की बार फिर से उसने जगह बताने से पहले ही फोन रख दिया, क्योंकि वह अधिक देर तक बात नहीं करना चाहता था। शाम के 7 बज चुके थे। अचानक स्नेहा की आवाज सुनकर संजीव चौंक पड़ा। वह बोल रही थी, पूरे घर में देख लिया, बाथरूम में भी देख लिया, पर वो कहीं नहीं है। अब क्या उसे भी ढूंढे? जीव ने आशंकित होते हुए पूछा। कौन नहीं है दीदी, किसकी बात कर रही हो? अरे वही तुम्हारी पत्नी रीवा, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताया। स्नेहा विफरती हुई बोली। गई होगी कहीं, आ जाएगी, कहकर संजीव किसी को फोन करने में व्यस्त हो गया। उसे 20 लाख रुपए का इंतजाम जो करना था। संजीव ने फोन काटा तो देखा रीवा की 2 मिस्ड कॉल आए हुए थे। उसने कॉल बैक किया। हेलो। दूसरी ओर से किसी पुरुष की आवाज सुनकर संजीव किसी अनहोनी के भय से कांप उठा। हेलो, उसने कहा। मैं इंस्पेक्टर राघव बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर संजीव से हो रही है? जी जी, मैं संजीव बोल रहा हूँ। मिस्टर संजीव, आपकी पत्नी रीवा सिटी हॉस्पिटल में है, आप शीघ्र जल्दी से जल्दी आ जाइए, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। संजीव के हाथ से फोन छूट गया। पैर लड़खड़ा गए तो उसके जीजाजी ने तुरंत उसे संभाल कर सोफे पर बिठाया। उसने अभी फोन पर हुई सारी बात बताई। स्नेहा और उसके पति को घर पर इंस्पेक्टर के साथ छोड़कर रीवा के मम्मी पापा और रिश्तेदार के भाई के साथ संजीव हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू की ओर बढ़ते हुए संजीव के पैर कांप रहे थे। अचानक उसके पैर जहां के तहां जम गए।
दिव्या आईसीयू के सामने बेंच पर बैठी हुई सुबक रही थी। संजीव को देखते ही दौड़कर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पापा, मम्मी को कुछ होगा तो नहीं? प्लीज डॉक्टर साहब से बोलो, उनको जल्दी से ठीक कर दे। रोती हुई दिव्या बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। कहते हुए संजीव ने उसे रीवा की माँ की गोद में दे दिया और इंस्पेक्टर से बात करने लगा। अंदर डॉक्टर ऑपरेशन करके रीवा का रक्त स्राव रोकने का प्रयास कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने संजीव और रीवा के माता पिता को सारा वृत्तांत बताया। उसने बताया कि रीवा को फोन पर आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। तो मस्तिष्क पर जोर देने के बाद उसका शक उसके पड़ोस में रहने वाली विमला चाची के किराएदार पुनीत पर गया, जो उनके मायके का ही रहने वाला था और उन्हें बुआ कहता था। तभी रीवा चुपचाप बिना किसी को बताए अपने मायके गई। उसने सारी बातें पहले से ही राघव को बता दी थी और उससे मदद मांगी थी। उसका मायका इंस्पेक्टर राघव के कार्यक्षेत्र में ही आता था। उन्होंने भी मदद करने का आश्वासन दिया। रीवा अपने घर की पहली मंजिल के कमरे की खिड़की से चुपचाप पुनीत पर नजर रख रही थी। जब वह घर से बाहर गया तो उसने इंस्पेक्टर राघव को फोन करके बता दिया और इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लगे। इधर रीवा चुपचाप चाची के घर में गई और पुनीत के कमरे के दरवाजे की झिरी से भीतर कमरे में झांक कर देखने लगी, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वो चाची के घर के अन्य कमरों में देखने का प्रयास करने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसने दिव्या को यहाँ छिपाया हो, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि विमला चाची इस समय पूरे परिवार के साथ बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए गई हुई है। तभी उसे स्टोर रूम में कुछ खटर पटर की आवाज आई। वह उसकी ओर गई। दरवाजे से बाहर से ताला लगा हुआ था, अंदर अंधेरा था। उसने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह वापस जाने लगी। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। वह झटके से मुड़ी और आवाज दी। उसे लगा अंदर कोई है। भय के कारण उसके हाथ पैर कांप रहे थे। साहस करके उसने इंस्पेक्टर राघव को फोन करके सब बताकर वहां आने के लिए कहा और खुद बाहर से एक ईंट का टुकड़ा लाकर ताला तोड़ने लगी। बहुत कोशिश के बाद वह ताला तोड़ने में कामयाब भी हो गई। जैसे ही दरवाजा खोला, उसके पैरों तले से धरती खिसक गई। सामने कुर्सी पर दिव्या बंधी हुई थी। मुंह में कपड़ा ठूस कर उसे बांधा गया था। दोनों हाथ कुर्सी के हाथों तथा पैर कुर्सी के पैरों में बांधे हुए थे। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। पूरा चेहरा ही नहीं, बाल भी पसीने से लथपथ हो रहे थे। उसे देखकर छूटने के प्रयास में किए गए उसके संघर्षों का पता चल रहा था। उस नन्ही सी जान ने कुर्सी समेत खिसक कर सामान गिराकर अपने वहां होने वाली सूचना देने की कोशिश में कितनी जद्दोजहद की होगी, इसका अनुमान उसके आसपास की स्थिति देखकर लगाया जा सकता था। उसकी दयनीय दशा देखकर रीवा का खून खौल उठा। उसने जल्दी जल्दी उसे खोला और सीने से लगा लिया। उसकी रो रो कर दिव्या की सिसकियां बन गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस माँ से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे उसे कोई खींचकर माँ से अलग न कर दे। तभी उसे बाहर बाइक रुकने की आवाज सुनाई दी। रीवा समझ गई कि इंस्पेक्टर राघव आ चुके हैं। वह दिव्या को लेकर बाहर आई, पर सामने पुनीत को देखकर उसके पैर जहां के तहां वहीं जम गए। रीवा घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बात समझ नहीं पा रही थी कि क्रोध की अधिकता से या दिव्या के किसी अहित के भय से बोली, ये तूने ठीक नहीं किया रीवा, इसे यहीं छोड़ दे। नहीं तो क्या? रीवा दहाड़ी। अचानक ही उसमें न जाने कहां से इतनी साहस आ गया कि उसने सोच लिया कि वह इसे नहीं छोड़ेगी। उधर पुनीत की आवाज सुनते ही दिव्या ने रीवा को और जोर से पकड़ लिया। देख, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं तुम दोनों को यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। कहते हुए वह रीवा की ओर बढ़ा। वहीं रुक जा पुनीत, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पैसे तो तू भूल ही जा। अगर खुद को बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। रीवा उसे चेतावनी देकर मुख्य गेट की ओर बढ़ गई, पर वह कहाँ मानने वाला था। उसने वहीं पड़ा लोहे का रॉड उठाकर रीवा के सर पर दे मारा।
वह चीख कर वहीं गिर पड़ी। वह दोबारा उस पर प्रहार करने ही जा रहा था कि तभी इंस्पेक्टर राघव ने गोली चला दी, जो उसके कंधे में लगी। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार करके दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। संजीव की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। भगवान, मेरी रीवा को बचा लो, मेरी बच्ची को दोबारा बिना माँ की मत करना। ऊपर देखता हुआ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। रीवा के पापा ने फोन करके घर पर दिव्या के मिलने की खबर दे दी। कविता जी की तबीयत मानो ईश्वरी चमत्कार से ठीक हो गई हो। वे अस्पताल पहुंची, ऑपरेशन सफल हुआ। रीवा अब खतरे से बाहर थी। कविता जी, स्नेहा, संजीव और रीवा के मम्मी पापा सभी उसके सामने खड़े थे। सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ कर दो रीवा, मैं शायद कभी तुम्हें मन से अपना ही नहीं पाई। कोशिश की, पर तुमने हमेशा मुझे गलत ही सिद्ध किया। इस बार तो मैंने हद ही कर दी। एक माँ होकर तुम्हारी ममता नहीं समझ पाई। हम सभी तुम्हारे अपराधी हैं। बहू, हमने भी तुम्हारा दुख नहीं समझा और तुमसे नजरें फेर ली। कविता जी की आंखों में पश्चाताप की दो बूंदें ढुलक कर रीवा के हाथ पर गिरी तो वह बोल पड़ी, आप लोग मुझसे बड़े हैं, माफी मांगकर शर्मिंदा ना करें। कहते हुए उसकी नजर संजीव की ओर उठी। वह दोनों हाथों से कान पकड़े किसी मासूम बच्चे की तरह खड़ा हुआ था। उसको ऐसा देखकर रीवा को हंसी आ गई। आज उसकी हंसी पर सभी निढाल हो रहे थे। सभी के दिलों पर जमी भ्रम की काई आज साफ हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।